हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेक्चर 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन डिटेल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इजी मेथड में पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री नहीं समझ आती, बट मुझे बड़ा मजा आता है। क्या जो भी ऐसी चीजें होती हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, उनको पढ़ने में। लेक्चर 1 है, बहुत ही इन डिटेल पढ़ेंगे मगर ऑन पॉइंट पढ़ेंगे। जो पेपर में पूछा जाता है वही पढ़ा जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से आप अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स जो मैंने बना रखे हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इतना कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, पेपर में फोड़ दोगे। 90% नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है गाइस, आ जाते हैं हम लोग अपने नोट्स के ऊपर। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि सबसे पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता हो? कि कितनी बता। तेज, लाइक किस रेट से रिएक्शन हो रही है, like कितना तेज, कितना धीमा, कितना फास्ट, कितना स्लो। हाँ, सही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन तेजी बताता होगा किसी भी रिएक्शन में। अच्छा, एक बात बताइए, रिएक्शन किन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है मेनली? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। सही बात है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। हाँ हाँ, तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता होगा, राइट साइड में प्रोडक्ट होता लेफ्ट होगा। साइड से फिर तो राइट इस साइड में तरीके का प्रोडक्ट। मतलब ये है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होना ही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। समझ आया? जरा आप ढंग से भी पढ़ लेते हैं, एक सेकंड रुकना। Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of the reactions rates, the factors affecting the rate of reaction, and the mechanism by which reaction proceed. A rate of a chemical reaction can be defined at the speed at which a chemical reaction take place. चलो भैया, हमने इतना तो पहले ही देख लिया था। अब हम मेन डिफरेंशिएशन पे आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की मेन डिफरेंशिएशन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कॉमन सी बात है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तुमने ये बात ही बोली थी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रेट जो रिएक्टेंट है वो तुम्हारा डिसपियर होगा और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अपीयर होगा। अपीयर होगा। तो आ जाते हैं उदाहरण के तौर पे, ये रिएक्शन ले लेते हैं। ये तुम्हारी A+2B=C एक रिएक्शन है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें, तो तुम्हारा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन तुमने निकाल दिया। देखो, तुमको मैंने पहले बताया, ये तुम्हारे घट रहे हैं, ये तुम्हारा बढ़ रहा है। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, ये रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। तो अगर ए की बात करो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना होगा, तो जितनी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी पर यूनिट टाइम, उसी को कहेंगे। अब बात करते हैं बी की। तो बी का क्या होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन बाय इट। अब सी की बात, तो सी में तो अपीयरेंस आ जाएगा, तो ऑफ सी विल बी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये इतना बिल्कुल आगे कहने का मतलब था इसका, कि ये क्या कहना चाहता है। अगर ढंग से देखो, तो डिक्रीज को दिखाने के लिए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखा हुआ है, और अपीयरेंस को दिखाने के लिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिखा हुआ है। डेल्टा का मतलब तुमको पता ही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब तो पता ही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ। अब ये मेन सवाल आता है कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों दिया होता है जब डिसअपियरेंस की बात होती है, और अपीयरेंस की बात में पॉजिटिव क्यों दिया होता है? इसका जवाब दीजिए। क्योंकि निगेटिव दिया जाता है क्योंकि वो घट रहा होता है, पॉजिटिव उसमें होता है क्योंकि वो बन रहा होता है, अपीयर इसका हो रहा होता हाँ, ये तो सिंपल सा आंसर है कि घट रहा है तो निगेटिव दे दिया। बट अगर मेनली केमिस्ट्री, अगर क्लास 12 की भाषा से इसको देखा जाए, तो कॉमन सी बात है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, और तुमसे मैंने बोला कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस जब इनिशियल करेंगे और प्रोडक्ट घट रहा होगा, समझ रहे हो? प्रोडक्ट घट रहा होगा और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो वैल्यू निगेटिव की आ जाएगी ना। समझ आया? है। नहीं समझ आया? थोड़ा सा आ गया। क्या समझ आया, समझाओ। फाइनल माइनस जब इनिशियल करेंगे तो निगेटिव आएगा टोटल अच्छा, एक फॉर ओवरऑल नेट। एग्जांपल मैं एक डिसअपियरेंस का उदाहरण ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले तीन तीन तुम्हारी करके रिएक्शन थी, तीन करके, ठीक है। और वो रिएक्शन अब घट के क्या हो गई, मतलब कंसंट्रेशन 3 मोलर की रिएक्शन थी, वो घट के तुम्हारी 2 मोलर हो गई। तो 2 मोलर हो गई, तीन थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, तो दो माइनस तीन, -2 आए। तो माइनस की, 2 - 3, तो माइनस की एक नहीं, वैल्यू आ दो में जाएगी। -1 है। तो माइनस की हाँ एक हाँ वैल्यू आ हाँ। जाएगी ना, तो इसी को माइनस को बैलेंस करने के लिए यहाँ बाहर माइनस लगा देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी। आप समझ आया? और जाहिर सी यस। बात है, जब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो फाइनल वैल्यू तो ऑलरेडी बड़ी ही होगी।
फाइनल वैल्यू बड़ी हुई तो इसमें हमें कोई भी हम्म, साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जरा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं इसकी। वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव लिखा होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, नेगेटिव लिखा होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। खुले खुले सवाल आ जाते हैं अक्सर एमसीक्यूज में, बोर्ड्स में भी, नीट में भी और बहुत जगह भी, कि जो तुम्हारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो यूनिट जो होती है इसकी वो मोल, लीटर माइनस वन, सेकेंड माइन इनवर्स और एटीएम सेकेंड इनवर्स होती है। पहली बात, ये तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है और ये इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दी गई है। प्रेशर। तो मोल, लीटर माइनस वन और सेकेंड इनवर्स होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम की यूनिट होती है सेकेंड और कंसंट्रेशन की होती है मोल लीटर इनवर्स। समझ आया? मोल लीटर माइनस वन, और टाइम, क्योंकि टाइम टेकन होता है ना, टाइम टेकन होता है ना, तो सेकंड इनवर्स होता है। और प्रेशर में एटीएम सेकंड इनवर्स, क्योंकि चेंज इन प्रेशर ऊपर होता होगा और नीचे सेकंड इनवर्स टाइम टेकन। आ जाइए अगले टॉपिक पे, बात करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रिएक्शंस फर्दर दो भागों में बंटती हैं। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर दो भागों में बढ़ती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नितिन भाई कहना क्या चाहते हो? जब किसी पर्टिकुलर क्षण में बात कर दोगे कि पर्टिकुलर क्षण में बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर नितिन भाई तुम ये कह दोगे कि पर्टिकुलर पूरा टाइम ड्यूरेशन को लेकर बताओ, तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अरे वाह नितिन भाई, सब कुछ तो समझ आ गया, जरा पढ़ भी लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ही तो रेट ऑफ रिएक्शन होता था। इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऊपर की थ्योरी तो ऑलरेडी पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्यों होता था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही तो बनते घटते थे। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हो तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। It is equals to a small change in concentration of reactant or product in a small interval of time। जाहिर सी बात है, बहुत स्मॉल चेंज ही होगा कंसंट्रेशन का, क्योंकि पर्टिकुलर क्षण में ले लिया ना तुमने। अगर बड़ा ड्यूरेशन होता तो प्रोडक्ट बहुत घटता या बढ़ता, तो बड़ी वैल्यू का चेंज आता। बट जब पर्टिकुलर क्षण में ले लोगे, उस क्षण को बिल्कुल जूम, फॉर एग्जाम्पल ये क्षण पे मैंने ले लिया, इस क्षण को जूम कर दिया, अगर जूम करके देखा तो भाई कोई चेंज नहीं आएगा ना कंसंट्रेशन का। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा था तो यहां से तो बढ़ रहा है, अगर ग्राफ के जस्ट पॉइंट पे आ जाओ तो पॉइंट को अगर जूम करोगे तो पॉइंट तो बिल्कुल ऐसे ही होगा ना। समझ रहे हो? पॉइंट बिल्कुल सीधा ही होगा ना। तो बहुत लिटिल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और बहुत छोटे समय के लिए होता है। इसी को इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। अब लिखने का तरीका, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ए तुम्हारा क्या है? कंसंट्रेशन। डी क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है, ऑलरेडी तुमको पता होगा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से कि डी क्यों यहाँ पे दिया है। और अब बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। यहाँ पे डेल्टा आ जाता है। इट इज अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ओवर अ सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात हो गई, तभी यहाँ पे डेल्टा आ जाता है। वहां पे स्मॉल पर्टिकुलर क्षण की बात थी, तभी डी आ जाता है। डी क्या होता है? बहुत ही स्मॉल यूनिट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। डेल्टा बहुत बड़ी यूनिट को दिखाने के लिए किया जाता है। माइनस का साइन तुमको ऑलरेडी पता है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमसे एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, कि अगर यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कि हाँ, कहाँ निगेटिव दिया हो। अगर यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब वही क्या है? वही फाइनल माइनस इनिशियल करके निगेटिव आता है, उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि वो पॉजिटिव आ जाए। हम्म। और हमेशा जो अक्सर जो है ना, हमेशा रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट तो घट जाते हैं जब हाँ। रिएक्शन होती है। प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट तो हमेशा कम ही होता है। तो हमेशा रिएक्टेंट को नेगेटिव से दिखाया जाता है। समझा? लेकिन अगर ऐसे नेगेटिव दिया हो, समझना कि रिएक्टेंट की बात हो रही होगी, उधर पॉजिटिव दिया तो रिएक्टेंट। उसका मतलब ये प्रोडक्ट की बात हो रही है। ओके। आगे पढ़ लेते हैं। Rate of reaction depends upon the experimental condition such as concentration of the reactant, temperature and the catalyst। आ जाते हैं अगले पे, अभी जो बताऊंगा ये क्या है। ये बताइए, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग। जी लगाएंगे। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कोई भी पर्टिकुलर रेट, कोई भी रिएक्शन है, उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? दिमाग लगाओ। एक रिएक्शन हरिओम जी हम्म, करा रहे हैं, हरिओम जी कह रहे हैं क्या फैक्टर होंगे कि यह रिएक्शन किस पे डिपेंड करती होगी, इफेक्ट कैसे कर रही है? बताओ इफेक्ट बिल्कुल कौन सी चीज कर रही है? रिएक्टेंट पर तो बिल्कुल डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट ठीक है। कैसा है, उसके प्रॉपर्टीज ठीक है। क्या है, ठीक है। कितने आगे। टाइम के लिए हो रहा है।
टाइम के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आगे तीसरा। हीट, एनर्जी जितनी वो लगा लिया टेम्परेचर, है। टेम्परेचर बिल्कुल सही बात है। चौथा। पता नहीं, बस हो गया, इतना कैटलिस्ट, दिमाग दौड़ कैटलिस्ट, रहा है कैटलिस्ट मेरा। दे दो। हाँ, कैटलिस्ट दे दो। ठीक, कैटलिस्ट। ओके। अब आ जाते हैं ढंग के फैक्टर्स पे। तो एक बात तो, तुम क्या टॉपिक पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत पहले? हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जाहिर सी बात है, किस चीज की रिएक्शन करा रहे हो। जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट की चीजों पर डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा, कंसंट्रेशन के ऊपर। कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ये अभी हम आगे सीखेंगे, तुमको समझ आ जाएगा। मगर अभी के लिए इतना सीख लो कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ेगा। रिएक्शन भी बढ़ेगा। हाँ, तीसरी चीज, प्रेशर। प्रेशर भी। प्रेशर इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स टू है। योर वॉल्यूम। अब देखिए, नितिन बाजपेयी कोई भी चीज रटवाता नहीं है, नितिन बाजपेयी चीजें समझाता है। अगर किसी बंदे ने ये बात बोल दी कि प्रेशर जो है ना, वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो ये तुम क्यों, इसका कारण बताओ, क्या हो सकता है इसके कारण? कारण तो नहीं पता मेरे को। अच्छा एक बात बताओ। एक मिनट अगर सोचने दो। सही हम्म बात नहीं, सही, हाँ हाँ, मुझे बताने दो। हम्म ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज में लाइक वॉल्यूम बढ़ेगा हम्म किसी चीज का, हम्म तो हम्म उसमें स्पेस भरेगा तो उसका प्रेशर तो कम होना ही चाहिए। अब जरा इसको उल्टे तरीके से देखो। अगर कोई कंटेनर है, तुम उसको प्रेशर डाल रहे हो, तो वॉल्यूम समझ रहे हो ना, कम हो जाता है ना। प्रेशर हाँ, डालते हो, फॉर कम हो। एग्जाम्पल एक हाँ। बड़ा कंटेनर है, उसमें दबा दिया उसकी हम्म, एयर को, तो वॉल्यूम तो कम हो गया ना प्रेशर बढ़ाने पे। समझ आया? हाँ तो प्रेशर जाहिर सी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। हाँ अच्छा एक बात बताओ। अगर किसी चीज हाँ पे प्रेशर पड़ा, उसका वॉल्यूम कम हुआ, हाँ तो कंसंट्रेशन पे क्या हाँ फर्क आएगा? कंसंट्रेशन इज योर घनित्वता। घनित्वता पे क्या फर्क आएगा? हाँ हाँ, वो बढ़ेगा। वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? नहीं, मतलब जब प्रेशर बढ़ा होगा तो कंसंट्रेशन भी तो बढ़ेगा उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया। जाहिर सी बात है, प्रेशर बढ़ा दिया तो बहुत सारे पार्टिकल बहुत कम जगह में नहीं आ गए एयर के एक अब, ही जगह पे आ गए, एक हाँ। ही जगह पे एक आ ही गए। जगह तो पे। प्रेशर इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। देखो, मैंने तुम्हें से ये निकालना सिखा दिया, और ये से मैंने ये निकालना सिखा दिया। अब जरा वॉल्यूम और कंसंट्रेशन की तरफ से भी देख लेते हैं। अगर किसी चीज का वॉल्यूम घट रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर रेट ऑफ रिएक्शन। इतना तो समझ आ गया, ठीक है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। समझाओ आज हम कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसे? बढ़ेगा। टेम्पर क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेगा ना उसमें, कैसे? तो ज्यादा जल्दी एग्जाम्पल होगा। दो, एग्जाम्पल दो। एक बात बताओ, पानी उबालना है। पानी उबलने का, पानी हाँ, उबलने बस का। बस पानी उबालना है तो भाई ज्यादा हीट दोगे तो जल्दी उबलेगा ना। कॉमन सी बात है, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन तेज कर देता है। पांचवा, सरफेस एरिया बताओ। अब फिर वही वाली बात है ना, सरफेस से जितना ज्यादा एरिया होगा उतना लाइक फैला फैला होगा मामला, तो उतना ज्यादा एनर्जी वगैरह देना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको होने में। जितना पास पास होगा उतनी जल्दी हो जाएगा। गलत। ये क्या बता दिया तुमने? ओके। पास पास होगा तो क्या होगा? तुमने लाइक थोड़ा लॉजिक तो सरफेस सही एरिया की बताया। बात कर। सरफेस लाइक एरिया इज सरफेस एरिया डायरेक्टली की। प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी होती है हाँ, तो बड़े लाइक सरफेस। सरफेस। अच्छा, बड़े हाँ, तो मैंने गलत बताया, हाँ, मुझे नहीं पता। पानी को हाँ, डाल आई दो, हैव नो पानी आइडिया। को एक बात बताओ, पानी को ग्लास में रखो तो सूरज जल्दी उसको एवापोरेट करता है, फिर सरफेस एरिया अगर फैला के डालो तो जल्दी हाँ, एवापोरेट फैला करता है। दो, ओके ओके। गॉट इट, गॉट इट, समझ टीचर गया तो मैं। मैं ही हूँ यार, टीचर तो मैं ही हूँ, आगे सब पानी को। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा सरफेस एरिया होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होती है। अब बात कैटलिस्ट की। ठीक है सर। कैटलिस्ट तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, मेनली कैटलिस्ट को इंक्रीज रेट करने के लिए ही डाला जाता है। कैटलिस्ट को डालते हैं, वो रिएक्शन में पार्ट टेक नहीं करता है, मगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। चलिए फिर जल्दी से एक क्विक क्विक वो मार लेते हैं, सवाल जवाब। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी घटेगी? अ, बढ़ेगी। बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, घटेगा। घटेगा। तो वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे? बढ़ेगी। बढ़ेगी। सरफेस एरिया? बढ़ेगी। कैटलिस्ट? इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बढ़ेगा। ठीक है। नाउ मूव टू द रेट लॉ। रेट लॉ पे आ जाता है, पढ़ते हैं तुमसे।
The rate law of a chemical reaction gives relationship between rate of the reaction and the concentration of the reactants participating in it. Rate law कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है, जो रिलेशन बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। अरे नितिन भाई, तुमने ये बात तो बताई थी कि कंसंट्रेशन इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम रेट लॉ में सीखेंगे कैसे। और रेट लॉ यही बताता ही है कि कंसंट्रेशन इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। वो भी किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, ए बी बी सी सी डी डी बी। यहाँ पे ए तुम्हारा क्या है, एलिमेंट्स है, बी एलिमेंट्स है, कैपिटल वाले सारे एलिमेंट है। जो स्मॉल में दिया है तुम्हें क्या लगता है स्मॉल क्या होगा? जो स्मॉल में दिया है उसका क्या? मतलब क्या है? ये रिएक्टेंट्स है। नहीं, जो कैपिटल में दिया है वो तुम्हारा इधर एलिमेंट्स है, मतलब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स और ये रिएक्टेंट्स, अच्छा, एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स है। मगर एक स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या होता है, स्मॉल सी क्या है? पता नहीं। ये तुम्हारे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर तुमने 11वीं में ध्यान दिया हो अच्छा तो किसी भी एलिमेंट के पहले नहीं लिखते, एक दो तीन चार करके लिखा जाता है, तो वो बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। तो ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। आ जाते हैं अगले पे, where ABCD are stoichiometric coefficient of the reactant and product. The rate expression for this reaction is। अब रेट लॉ क्या होता है? सबसे पहली बात, रेट लॉ क्या बोला? रेट लॉ इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब एक बात बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा ना बीडू। कौन सा कांस्टेंट आएगा? के के। आता है यहाँ पे। के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। ठीक है नितिन भाई, इतना तो क्लियर हो गया, अब आगे बताओ। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन यहां लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो इक्वल आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो के कांस्टेंट आया। अब जो ये है ए और बी, दीज आर योर एलिमेंट्स। अब इसको इन डंडों से तब दिखाया जाता है किसी भी केमिस्ट्री के अंदर। आप ध्यान देंगे, अगर किसी को वैसे ऐसे बड़े डिब्बों के साथ दिखाया जाए तो इसका मतलब कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो रेट इज इक्वल टू के विच इज रेट कांस्टेंट, एंड ए एंड बी आर योर एलिमेंट जो कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में दिए गए हैं। इनकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ए और बी की कंसंट्रेशन टर्म्स, और एक्स और वाई इनकी पावर। अब आगे देखते हैं, where K is a rate constant, rate of reaction decreases with the passage of time as the concentration of reactants decreases। अगर reactant की concentration decrease होगी तो rate of reaction भी decrease होता है। Conversely, rate increases when the reactant concentration increases, so the rate of reaction depends upon the concentration of reactants। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अगर सवाल आ जाए प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, तो सदा याद रखना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मियरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कभी भी रेट लॉ को आप ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर आपने सीधे किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख लिया। एग्जांपल, थ्योरेटिकली इंस्टीड इट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ की पहली बात तो ये है भाई, किसी भी रिएक्शन को देख के तुम ऐसे नहीं बता सकते कि इसका रेट लॉ क्या होगा। कंसंट्रेशन निकालो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली करो, फिर उसको तुम बता सकते हो कि हाँ हाँ भाई ये है तुम्हारा। थ्योरेटिकली नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंटली करके ही किया जाता है। न्यूमेरिकल करेंगे आगे समझेंगे। चलो, रेट लॉ के तुमने ऊपर क्या आई मैंने ई एक को क्या बोला? किसको? आई ई को तुमने क्या पढ़ा? एग्जाम्पल? हाँ हाँ, क्या होता है? एग्जाम्पल नहीं होता इसका मतलब। क्या होता है? दैट दैट इज इज। दैट इज दैट इज मगर इसको मैं एग्जांपल ही पढ़ता हूँ। नहीं, दैट इज होता है, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल मतलब क्या ना, कहीं ओके सर, ओके समझना भी मत। ओके। इंग्लिश चलिए, पढ़ो। थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं जो कुछ भी तुमको पढ़ाया था। फॉर द रिएक्शन जी ए जी। A is turning B, the concentration of the reactant changes from 0.03 mole to 0.02 in 30 minutes. Calculate the average rate of reaction. Rate of reaction निकालनी है। ये concentration में तुम्हारा चेंज आया, ये रहा 0.03 से 0.02 बन रही है 30 मिनट्स में। बताइए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बताइए। वो डी अपॉन डी टी, और वो ए फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा, सॉरी डेल्टा 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 अपॉन क्योंकि 30 डेल्टा। मिनट एक बड़ा ड्यूरेशन है ना, छोटा ड्यूरेशन नहीं है। हाँ हाँ, डेल्टा डेल्टा हम्म, अपॉन ये इनका फाइनल माइनस ठीक इनिशियल। है, तुमने कहा डेल्टा डेल्टा सी मान लेते, कंसंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बोल दिया। तो डेल्टा सी आप कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस करके फाइनल माइनस इनिशियल। किसको किससे माइनस करेंगे?
जो आया उससे, जो था उससे, मतलब लाइक रिएक्ट फाइनल प्रोडक्ट को फाइनल रिएक्टेंट से। माइनस इनिशियल। बी बी से बी को बी माइनस ए करेंगे। तो क्या माइनस का साइन बाहर निकालेंगे, लगाएंगे? हाँ हाँ, क्यों? ये आएगा 0.02 माइनस 0.03। माइनस का साइन बाहर क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो नेगेटिव आएगा, लेकिन उसको पॉजिटिव में चेंज करना है ना बार। मगर क्यों? यहाँ तो ये कैसे तुमको पता चला कि नेगेटिव साइन लगाने ही लगा? बैलेंस करना चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज ये डायरेक्टली है। आर अपॉन डेल्टा टी। आपने माइनस किया, हरिओम ने बिल्कुल सही बताया। हाँ अच्छा, एक और सवाल। टाइम तो 30 मिनट दिया, बट टाइम को माइनस किससे करोगे? दूसरा टाइम तो दिया नहीं होगा कि पहले कितना था। हाँ तो तो इसी को जीरो मान रखेंगे। लो, जीरो मान लो। जाहिर सी बात है, 30 मिनट में हुई थी रिएक्शन, तो ए को जीरो मान लो। और बी तक 30 मिनट, तो 30 - 0 ये फाइनल टाइम है, इनिशियल जीरो होगा। जब भी टाइम हम्म इनिशियल ना दिया हो उसको इनिशियल मान लो, जीरो। तो 30 - 0 इज योर डेल्टा टी। अब अगली बात, आपसे पूछा था मैंने सवाल कि माइनस साइन क्यों लगाएंगे। जाहिर सी बात है, कंसंट्रेशन घट रही है, अगर ढंग से देखो तो 0.03 थी पहले, अब 0.02 हो गई, इस वजह से। हम्म अब इनिशियल पहले ये था, फाइनल ये हो गया, माइनस का साइन बाहर लगाया। फॉर्मूला ऑलरेडी तुमको पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ये होती है 30 - u। अब 30 - 0 सॉल्व करोगे, 0.01 मोलर अपॉन 30 मिनट्स आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, पहले समझ आ गया। अगले पे आ जाते हैं। राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3। इसको हैबर्स प्रोसेस नामक रिएक्शन कहा जाता है। ये तुम्हारी हैबर्स प्रोसेस नामक रिएक्शन है, बट ये हमारे काम का नहीं है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है इन तीनों की। चलिए लिखना शुरू करिए, क्या आप लिख पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ऑलरेडी आपको बताया, ये नहीं लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कि सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का अपन लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे रेट ऑफ N2 लिखा हुआ है, यहाँ पे रेट ऑफ H2 लिखा हुआ है, यहाँ पे रेट ऑफ NH2 लिखा हुआ है। नीचे 1, 3 और 2 पता क्यों लिखा हुआ है? ये तो अभी समझाऊंगा कि ये क्यों लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ स्टेशियोमेट्रिक। है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर अगर यहाँ पे कोई भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है तो वो डिवाइड में आता है, समझ गए? अगर दो यहाँ पे दिया हुआ है आगे, तो वो डिवाइड में आएगा। तीन दिया है तो तीन डिवाइड में आएगा। अगर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो वहाँ पे एक दिया होता है, तो एक डिवाइड में आएगा। ठीक है नितिन भाई, इतना तो नितिन भाई तुमने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके आएगा। मगर नितिन भाई ये क्या बोल रहे हो, रेट ऑफ N2? एक बात बताओ, रेट का फॉर्मूला तुमको मैंने क्या बताया था? डेल्टा, तुम्हारा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बताया था। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन बताया था, इतना तुमको याद है? हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम बताया था। तो भाई यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। इस डिब्बे का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन, इस डिब्बे का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन टाइम टेकन। यही तो लिखा है ना भाई, और क्या लिखा है? लो, इसको लिख दिया हमने रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में। तो x अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस जी। एक और बात, एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस का साइन दिया है, और यहाँ पे भी माइनस का साइन दिया है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लिखा है। बताओ क्यों? कहाँ पे पॉजिटिव का साइन है? यहाँ सब पे जगह तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव है। लगा है। नहीं, ये इज इक्वल टू का साइन है, वो दिखाने के लिए इज इक्वल टू लिखा हुआ है। हम्म, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ऐसा क्यों? ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इधर के जितने भी होते हैं आपके रिएक्टेंट्स को नेगेटिव से दिखाया जाता है, तभी नेगेटिव रिएक्टेंट्स को नेगेटिव। नेगेटिव से। इधर इधर की चीजों को नेगेटिव से दिखाया जाता है, तभी नेगेटिव नेगेटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव। और ये आ ठीक। जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2 में। इसको क्या लिखना है ना, सर्टेन टाइम इंटरवल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज 1.8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर माइनस 1 मिनट इनवर्स। व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 ड्यूरिंग द सेम इंटरवल? देखिए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दे दिया N2O5 का, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दे दिया N2O5 का। पूछ क्या रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ NO2 और O2 का। पहली बात, हाँ मम्मी, बन गया? ठीक है यार, हरिओम भाई। जी सर। अब मुझे निकलना पड़ेगा। चाहिए सर। कल सर जी टाइम से आएगा ना, टाइम से क्यों नहीं आया?
नहीं सर, आप खाना जल्दी खा लीजिए, हम तो 8:30 ही बजे बनवाने लगे हैं अपने लिए। आप जल्दी बनवाइए, मम्मी से कहिए चलिए, तो जल्दी बनाइए। अगर गाइज बन जाएगा तो भले हमारी ओहो, तरफ से। नया चश्मा। ये देखो आए बिग बॉस देख कर।